नमस्कार, मैं दिशा हटवार। यूसीएन में आप सभी का स्वागत है। जब जब मेडिकल साइंस में या फिर हेल्थ केयर में कोई तरक्की होती है या फिर कोई नया इनोवेशन होता है, तब तक हमें एक अच्छी खबर मिलती है और एक नई उम्मीद भी मिलती है। ऐसी एक उम्मीद है आईवीएफ ट्रीटमेंट। हालांकि आईवीएफ के बारे में आज भी कई लोगों को पता ही नहीं होता है, इसको लेकर जागरूकता नहीं है। ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे कई लोगों को उम्मीद मिलती है, पर फिर भी इसको लेकर कई लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं। और इसी के चलते आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद है एक बेहद ही जानी मानी रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम किम्स कडल, डॉक्टर आरती पाटिल मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम। वी आर ग्रेटफुल टू हैव यू विद अस टुडे। और आईवीएफ के बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में कई सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में हैं और कई लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता। आज इसको लेकर हम आपसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या होती है इनफर्टिलिटी, क्या होता है आईवीएफ ट्रीटमेंट, किस तरीके से हमारा हेल्थ जो लाइफस्टाइल है वो रहना चाहिए, साथ ही हमारा डाइट किस तरीके से रहना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर आज हम आपसे बात करेंगे। और ये हमारा कन्वर्सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती थी कि आखिर इनफर्टिलिटी क्या होती है और इसके कॉजेस क्या है। दिशा, इनफर्टिलिटी को हम डिफाइन करते हैं एज इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 1 year ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड टाइम्ड इंटरकोर्स। मतलब अगर कोई कपल 1 साल से कोशिश कर रहा है कंसीव करने की, रेगुलरली ट्राई कर रहे हैं और फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उन्हें इनफर्टाइल बोलते हैं। इसके कॉजेज़ को हम डिवाइड कर सकते हैं एज मेल फैक्टर, फीमेल फैक्टर एंड अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। तो फीमेल फैक्टर को हम फिर डिवाइड कर सकते हैं एज ओवेरियन फैक्टर, मतलब कोई बीज ग्रंथि या बीज बनाने में प्रॉब्लम है। ट्यूबल फैक्टर मतलब ट्यूब, जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें कहीं कुछ ब्लॉक है या वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, तो उसको हम ट्यूबल फैक्टर बोलते हैं। और यूट्राइन फैक्टर, जिसमें यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है या अस्तर में कोई प्रॉब्लम है यूट्रस के, तो इसको हम यूट्राइन फैक्टर बोलते हैं। इसके अलावा एंडोक्राइन कॉजेज रहते हैं, मतलब कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है बॉडी में जिसकी वजह से इंसान कंसीव नहीं कर पा रहा है। मैम, आपसे मैं जानना चाहती थी कि कहीं ना कहीं इन दिनों पीसीओएस के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। ये क्या होते हैं और इसको लेकर कई चीज़ें हमने सुनी भी है और कई बातें हमने पढ़ी भी है, लेकिन अभी भी एक क्लियर चीज़ हर किसी को पता नहीं होती है। तो क्या होते हैं ये पीसीओएस? हम पीसीओएस या पीसीओडी की जब बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि कुछ कारणवश ओवरीज में बहुत सारे बीज तैयार होते हैं, पर हर महीने ओव्यूलेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है इर्रेगुलर साइकिल्स होते हैं और इनमें से कुछ लोगों को कंसीव करने में भी दिक्कत हो सकती है। इसके साथ एसोसिएटेड होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है और इसके अलावा बहुत सारे जो बीमारियां हैं इसके साथ आ सकती हैं। तो इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आजकल जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है और जंक फूड है, इसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरी बढ़ता जा रहा है और आज बहुत सारे यंग फीमेल्स को पॉलीसिस्टिक ओवरी की दिक्कत हो रही है। मैम, कहीं ना कहीं इन दिनों इनफर्टिलिटी के बारे में कई सारी बातें सुनी जाती है, कई सारी बातें पढ़ी जाती है। ये आजकल इतना कॉमन हो गया है, इस बारे में आप क्या बताएंगे? इनफर्टिलिटी कॉमन है। पेशेंट्स सामने इसलिए भी आ रहे हैं बिकॉज वो थोड़ा सा झिझक भी कम हो गई है लोगों में और बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अभी अवेलेबल हो गए हैं। पर WHO के डेटा के हिसाब से 1 in 6 adults इज सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, मतलब हर 6 में से 1 इंसान को इनफर्टिलिटी की शिकायत हो रही है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15-16% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी। मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनफर्टिलिटी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये रेट इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसके पीछे की जानकारी मैं हाँ, रेट ऑफ इनफर्टिलिटी, मतलब जो इनफर्टिलिटी के इंसिडेंट्स है, मतलब काफ़ी इंक्रीज होता जा रहा है दिन ब दिन।
और इसके पीछे कारण है मोस्टली लाइफस्टाइल। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गई है उसकी वजह से ये बढ़ता ही जा रहा है। तो आजकल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है उसकी वजह से ओबेसिटी, PCOS ये काफ़ी कॉमन हो गया है। नाउ ओवरवेट एंड ओबेसिटी बोथ आर एसोसिएटेड विद इनफर्टिलिटी बोथ इन मेल्स एंड इन फीमेल्स। मतलब मोटापा जो है वो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। सिमिलरली बहुत अगर अंडरवेट है इंसान तो भी वो इनफर्टिलिटी से शिकार हो सकता है। सिमिलरली बाकी चीज़ें हैं जैसे स्ट्रेस, बढ़ता हुआ स्ट्रेस। आजकल की लाइफस्टाइल काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई है, तो स्ट्रेस भी जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है ऑन फर्टिलिटी। इसके अलावा स्मोकिंग, टोबैको इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स डिक्रीजेज फर्टिलिटी। अल्कोहल व्हेन टेकन इन एक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा अगर अल्कोहल कंजप्शन हो रहा है तो वो भी इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। आपने लाइफस्टाइल के बारे में बात की मैम, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल हर किसी की लाइफस्टाइल थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो चुकी है, बहुत सारी चेंजेस आ चुके हैं, तो किस तरीके से इसका रिलेशन है इनफर्टिलिटी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताएं। हाँ, इसमें कुछ चीज़ों पे मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी कि एक तो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सीडेंट्री लाइफस्टाइल एंड जंक फूड, ये दोनों ही जो है ओबेसिटी और ओवरवेट को बढ़ा रहे हैं। सो एक्सरसाइज एंड वेट रिडक्शन इन दीज पीपल हेल्प्स इन कंसीविंग। सेकेंडली, आजकल करियर इम्पॉर्टेंट होने की वजह से शादी और फैमिली प्लानिंग को पोस्टपोन किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लेट जब फैमिली शुरू की जाती है तो एक कोई भी स्त्री का जो है बीज बनाने की क्षमता विथ एज डिक्रीज होती जाती है। तो जब लेट शादियां होती है तो कंसीव करने को भी पोस्टपोन किया जाता है, तो वैसे ही इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ठीक है, करियर इज़ इम्पॉर्टेंट, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट साथ ही साथ फैमिली इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और मुझे लगता है सही समय पे फैमिली स्टार्ट करना ज़रूरी है ताकि इनफर्टिलिटी के इश्यूज कम हों। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई कंसीव करना चाहता है तो स्मोकिंग स्टॉप करना चाहिए, अल्कोहल को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और हालांकि कैफीन हैज़ नॉट बीन एसोसिएटेड विद इनफर्टिलिटी, बट अगर कोई कंसीव करना चाहता है तो कैफीन इनटेक को भी थोड़ा लिमिट करना चाहिए। मैम, आपने जिस तरीके से लाइफस्टाइल चेंजेस बताए, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसके सिम्टम्स या फिर कैसे किसी को पता चलेगा कि थोड़ी उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो कब पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? ये आपने क्वेश्चन एकदम सही पूछा। क्या होता है कि नॉर्मली हम कहते हैं इनफर्टिलिटी कि अगर कोई कपल 1 साल से रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहा है और उसके बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहा है तो दैट कपल शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। पर अगर कोई स्त्री जो है शी इज़ ऑलरेडी अराउंड 45 और 35 और मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज, तो उनको डॉक्टर के पास थोड़ा जल्दी जाना चाहिए। मतलब 6 मंथ्स हो गए कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड कुछ बेसिक इवैल्यूएशन करवा लेना चाहिए। सिमिलरली अगर एज और बढ़ती है, जैसे इफ द लेडी इज अराउंड 40 एंड दे आर प्लानिंग टू कंसीव, तो उनको तुरंत ही डॉक्टर के पास एक बार जाके इवैल्यूएशन करा लेना चाहिए, बिकॉज फर्टिलिटी डिक्रीजेज विथ एज। क्योंकि इनफर्टिलिटी के बारे में आपने शुरुआती इसमें बताया था कि कहीं ना कहीं वो इंक्रीज हो रही है, लाइफस्टाइल भी इसमें एक फैक्टर है, तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस किस तरीके से होते हैं, क्या बताएंगे आप इस बारे में? दिशा, हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो पहले हम उनका इवैल्यूएशन करते हैं, हम कुछ टेस्ट्स कराते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट और बाकी टेस्ट कराते हैं, ये देखने के लिए कि कॉज क्या है इनफर्टिलिटी का, है ना, बिकॉज इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कॉजेस होते हैं। मेल फैक्टर हो सकता है, फीमेल फैक्टर हो सकता है, या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो हम कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं ये पता करने के लिए कि कॉज क्या है इनफर्टिलिटी का, और फिर ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। जैसे बेसिक ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड प्लांट इंटरकोर्स एडवाइस किया जा सकता है, या फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन और IUI मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन एडवाइस किया जा सकता है, जिसमें कि जो सीमेन है उसको प्रोसेस करके और फिर अंदर डाला जाता है गर्भाशय में, ताकि कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएं। और जब ये बेसिक कुछ ट्रीटमेंट्स नहीं वर्क करते हैं या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें ये बेसिक ट्रीटमेंट्स नहीं दिए जा सकते हैं, तब किसी पेशेंट को IVF एडवाइस किया जाता है। IVF का आपने जिक्र किया और बात भी आज हमारे उसको लेकर हो रही है।
क्या होती है आईवीएफ ट्रीटमेंट, क्योंकि कई लोगों को आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में पता ही नहीं होता है और उसके बाद ट्रीटमेंट अवेलेबल होने के बाद भी लोग उसको लेकर जागरूक नहीं है अभी भी। क्या होता है ये ट्रीटमेंट? आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको कॉमन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो इसमें हम औरत को कुछ दवाइयाँ इंजेक्शंस देते हैं बीज बनाने के लिए। जब वो बीज बन जाता है तो उस बीज को बाहर निकाला जाता है, उस बीज को फलित किया जाता है और जब गर्भ तैयार हो जाता है तो उस गर्भ को गर्भाशय में हम ट्रांसफ़र करते हैं। और ये ट्रीटमेंट जो है आमतौर पे जब नॉर्मल आईयूआई या कुछ काम नहीं कर रहा है या फिर सीवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है या सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है या ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, तब हम इनको ये एडवाइस करते हैं। ओके मैम, कहीं ना कहीं आजकल की हमारी सोसाइटी में आईवीएफ को लेकर लोगों की कुछ अलग ही धारणा है और इसीलिए लोग खुलकर सामने भी नहीं आते इस चीज़ को लेकर। और अगर कोई आईवीएफ ट्रीटमेंट कर रहा है तो सोसाइटी में थोड़ा सा दूसरी नज़र से उन्हें देखा जाता है और उस टाइम पे इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो किस तरीके से इसमें काउंसलिंग की जाती है, क्या बताएंगे आप? हाँ, आईवीएफ में काउंसलर एंड काउंसलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जब एक कपल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करने के लिए जाता है तो समवेयर बहुत एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, कुछ पेशेंट्स को डिप्रेशन भी होता है एंड एक फटीग आ जाता है टुवर्ड्स ट्रीटमेंट, थक जाते हैं पेशेंट्स। तो एक इमोशनल सपोर्ट उनको बहुत ज़रूरी होता है। इससे वो मोटिवेटेड फील करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कई बार। मतलब जो फीमेल्स हैं वो मेल को और मेल फीमेल को ब्लेम करना शुरू कर देती। तो काउंसलिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग दीज फैमिली प्रॉब्लम्स ऑल्सो। साथ ही साथ उनको ट्रीटमेंट समझाने में कि ये आईयूआई आईवीएफ क्या है, इसके प्रोसीजर क्या है, इसका इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये भी काउंसलर या काउंसलिंग उन पेशेंट्स को समझाने में मदद होती है। तो ये काउंसलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैम, मैं आपसे जानना चाहती थी कि बात करें जब किम्स कडल्स की, तो यहाँ पर किस तरीके से इनफर्टिलिटी को लेकर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्या ऑप्शंस है और क्या किस तरीके से इनफर्टिलिटी को किम्स कडल में ट्रीट किया जाता है? हमारे पास किम्स कडल्स में वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ एंड यहाँ पे इनफर्टिलिटी की ओपीडी हमारे पास है जहाँ इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को देखा जाता है। और उस हिसाब से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डिपेंडिंग ऑन द कॉज उनको हर तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हमारे पास आईयूआई अवेलेबल है, हमारे पास आईवीएफ अवेलेबल है और इसमें जो भी एडवांसमेंट्स हैं टेक्निक्स में वो सब हमारे पास अवेलेबल हैं। साथ ही साथ हमारे पास मदर एंड चाइल्ड के भी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। वी हैव obstetric unit, we have gynec unit and we have NICU, PICU all available under the same roof। तो हम एक तरह से पूरा जो ट्रीटमेंट है राइट फ्रॉम कंसीविंग टू डिलीवरी हम पेशेंट को दे सकते हैं अंडर द सेम रूफ। मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपसे जानना चाहती थी कि इनफर्टिलिटी के लिए जब हम लोग आईयूआई या फिर आईवीएफ की तरफ रुख करते हैं तो इन ट्रीटमेंट ऑप्शंस का क्या सक्सेस रेट है, कितने लोग इससे कंसीव कर पाते हैं अगर इन जनरल बात की जाए तो? इन जनरल दिशा ऐसा है कि आईयूआई में एट द एज ऑफ 30 अगर अराउंड 13% ऑफ द पेशेंट्स कंसीव, तो विथ एज ये परसेंटेज डिक्रीज होता जाता है एंड अराउंड द एज ऑफ 40 आईयूआई से अराउंड 3.5 to 4% ऑफ द पेशेंट्स कंसीव। तो विथ एज इसका भी सक्सेस रेट थोड़ा कम होता जाता है। आईवीएफ का साधारण तौर पे जो है अराउंड 40-50% सक्सेस रेट होता है। इसका भी सक्सेस जो है ये कम होती जाती है विथ एज। सो एज इज़ इम्पॉर्टेंट इवन इन दीज ट्रीटमेंट्स। मैम, ये ट्रीटमेंट तो खैर इनफर्टिलिटी को लेकर है ही, आईवीएफ वगैरह ऑप्शंस है, बट ये चीज़ हो ही ना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए या फिर एक हेल्दी डाइट आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने डाइट जो है हेल्दी रखें, जंक फूड अवॉइड करें। इवन जो प्रोसेस्ड फूड हैं इनमें भी बहुत सारे एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो इनफर्टिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए अपना जो नॉर्मल हेल्दी फूड है वो घर का खाना और अच्छा हेल्दी फूड आप खाएं
और exercise does help in infertility, especially in patients who are obese and overweight. Okay. तो exercise 5 days a week helps them in conceiving. साथ ही साथ weight reduction helps them in conceiving. Apart from that, जो बहुत underweight हैं या जो बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइजेस करते हैं उनको भी थोड़ा सा मतलब वेट गेन करना चाहिए, बिकॉज बहुत कम अगर BMI है तो भी कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है. साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज कोई कर रहा है तो उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, बिकॉज दैट विल हेल्प देम इन कंसीविंग. मतलब कहीं ना कहीं डाइट और एक्सरसाइज ये दो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हेल्दी लाइफस्टाइल रखना ये हर चीज़ के लिए ज़रूरी है. अगर आपको खुद को फिट रखना हो तो कहीं ना कहीं हेल्दी लाइफस्टाइल की तो ज़रूरत है ही. मैम, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में इनफर्टिलिटी को लेकर एक स्टिग्मा बना हुआ है लोगों में. भले ही आजकल हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है, पर फिर भी लोग खुलकर सामने डॉक्टर के पास नहीं आते, और लोगों को डर लगता है, झिझक महसूस होती है, क्योंकि सोसाइटी में इसको लेकर कहीं ना कहीं एक अलग ही धारणा बनी हुई है. तो ऐसे सिचुएशन में आप आपके सारे पेशेंट्स या हमारे जितने व्यूअर्स हैं उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? मैं इसमें इस चीज़ के बारे में यही बताना चाहती हूँ कि बिकॉज इनफर्टिलिटी इज़ वेरी कॉमन एंड इट इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, है ना. इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती है. और ज़रूरी नहीं है कि मेल का ही गलती है या फीमेल की ही गलती है. कोई भी कारण से इनफर्टिलिटी हो सकता है और इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती है. सो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक एज के बाद द क्लॉक इज़ टिकिंग, तो आपकी फर्टिलिटी डिक्रीज होते जाती है. तो टाइम से डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि डॉक्टर आपकी मदद कर पाए, है ना, और टाइम से कंसीव कर ले और उसको स्टिग्मा ना बनाए, है ना, बिकॉज एवरीबडी इज कमिंग. हाँ, और अभी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस हो चुकी है. वी आर हियर टू हेल्प यू, तो यू शुड गो टू अ डॉक्टर एंड आस्क फॉर हेल्प. ओके. और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैम ने बताया कि डॉक्टर से कंसल्ट करना हमेशा बेटर है झिझक महसूस करने से अच्छा, क्योंकि आजकल हमारे पास इतने ट्रीटमेंट आ गए हैं, इतना मेडिकल साइंस हमारा इम्प्रूव करना है कि कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई अच्छा ऑप्शन मिल ही जाएगा ट्रीट करने के लिए. मैम, जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और सभी को आप क्या एक हेल्दी टिप, एक मैसेज, डॉक्टर्स मैसेज आपकी तरफ से क्या देंगे? मैं सारे दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि एक अच्छी लाइफस्टाइल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, प्रॉपर स्लीप एंड लेस स्ट्रेस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. अवॉइड स्मोकिंग एंड टोबैको एंड अल्कोहल ऑल्सो शुड बी रेस्ट्रिक्टेड. ओके, मतलब तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा डिले ना करें. कैरियर इज़ इम्पॉर्टेंट बट अ प्रॉपर टाइमली प्लान्ड फैमिली इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एक एज के बाद फर्टिलिटी डिक्रीज होती जाती है. तो इसलिए प्लान करें जल्दी, और अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें. योर डॉक्टर्स माइट बी इन अ पोजिशन टू हेल्प यू. बिल्कुल, जैसा मैम ने बताया कि डॉक्टर्स से कंसल्ट करना हमेशा ही एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये हमेशा आपको एक सही राह दिखाएंगी. और जिस तरीके से एक हेल्दी डाइट के बारे में मैम ने कहा, बीमारियों से बचने के लिए हेल्दी डाइट हमेशा एक बेहतर ऑप्शन है. एक्सरसाइज करें, डॉक्टर्स से कंसल्ट करें और झिझक कभी भी ना करें. थैंक यू सो मच मैम. आज हमने आपसे IVF के बारे में जाना, इनफर्टिलिटी के बारे में जाना, साथ ही जाना कि कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है और कैसे हमारा डाइट और एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी हो सकती है. आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी किंग्स कडल्स से डॉक्टर आरती पाटिल मैम, जो कि एक रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट है, और आज उन्होंने हमें ढेर सारी चीज़ें बताई IVF और इनफर्टिलिटी को लेकर. ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए UCN. नमस्कार.